जी। कि एक मैसेज जो वो दिया जाता है, विद्या ददाति विनयम विनयम ददाति पाता पात्रताम पात्रताम तो धनम अपनोति धनम धर्म तथा सुखम। एक मैसेज ये है कि विद्या से ही सब ये जो चीजें हैं जो प्राप्त होती हैं जी। तो एक तरफ ये, और दूसरी तरफ उसी समाज ने दूसरों के लिए स्कूल बंद करके और ये बात कहनी कि पड़ी पट्टी तो गई तरट्टी, हलवा के तो टुकड़ा खा गए, ये डोगरी में था जी। कि अगर आप पढ़ने जाओगे तो आपकी तरक्की सत्यानाश हो जाएगा, यहाँ हाल चलाओ और रोटी खाओ। और दूसरी तरफ वो था जी। हमारे बुजुर्गों की तालीम में डुप्लीकेसी नहीं है, सबके लिए। जी जी। राष्ट्रपिता महामानव ज्योतिबा फुले जी का जो अल्टीमेट मैसेज था वो मैं आपके चैनल के माध्यम से जी अपने समस्त मूल निवासी बहुजन समाज और बाकी समाज को भी देना चाहूंगा। ये मौका बड़ी कम मिलता है और बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो उनकी 6 लाइनें जो मराठी में थी, जो मुख्यतः उनका मैसेज था, वो मैं समस्त मूल निवासी बहुजन समाज और बाकी समाज को भी पहुंचाना चाहता हूँ। मराठी में महामानव ज्योतिबा फुले कहा करते थे, विद्या विना मती गेली, मती विना नीति गेली, नीति विना गती गेली, गती विना वित्त गेले, वित्त विना शूद्र खचले, एवढे अनर्थ एकले अविद्या ने केले। यानी विद्या विना मती गेली, जब विद्या चली गई, एजुकेशन हमसे छिन गई, तो हमारी मत चली गई, अक्ल चली गई, सोच समझ सूझबूझ चली गई। मति विना नीति गेली, जब हम सोच समझ से परे हो गए तो हम प्लान नहीं कर पाए, नीति नहीं बना पाए। नीति बिना गति गेली, उससे क्या हुआ, हमारी जिंदगी का जो मोमेंटम है वो रुक गया। गति बिना वित्त गेले, उसके नतीजे में हमारा फाइनेंस पैसा जो है वो चला गया। वित्त बिना शूद्र खचले, इसकी वजह से शूद्र बर्बाद हो गए। एवढे अनर्थ एकले अविद्या ने केले। तो राष्ट्रपिता महामानव ज्योतिबा फुले कंक्लूड करते हैं कि इतना बड़ा अनर्थ जो SC ST OBC के साथ हुआ, शूद्राति शूद्र समाज के साथ हुआ, वो सिर्फ एक शिक्षा विद्या चली जाने की वजह से हुआ। लिहाजा उनका सबसे बड़ा मैसेज था, हर कीमत पे शिक्षा ग्रहण करो, और तार्किक शिक्षा, साइंटिफिक रीजनिंग लॉजिक बेस्ड शिक्षा, और रियल हिस्ट्री जो है, रियल हिस्टोरिकल फैक्ट्स, उस पे जाओ ताकि आपको अपना सच्चा इतिहास पता चल सके। साथियों, आज महात्मा ज्योतिबा फुले, जिन्हें हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं, आज उनका महापरिनिर्वाण दिवस है। और यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले उनकी भारत के लोगों को और खासकर बहुजन समाज के लोगों को, SC ST OBC समाज के लोगों को क्या देन है, ये जानना ज़रूरी होगा। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज 2 बहुजन समाज के नायक हैं, बहुजन समाज के वो हीरो हैं जो लगातार कई सालों से बहुजन समाज की आवाज़ को उठा रहे हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं। हमारे साथ इंजीनियर हेमराज फोंसा जी हैं, हमारे साथ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के सीनियर वकील अशोक बसोत्रा जी हैं। हम इन दोनों का स्वागत करते हैं अपने प्रोग्राम में। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया संसार जी। बहुत बहुत शुक्रिया संसार जी, आप आते हैं RTI न्यूज़ इंडिया जी, उसका भी शुक्रिया है कि आप टाइम निकालते हैं और मेहनत कर रहे हैं अपने बुजुर्गों का मैसेज अपने समाज तक पहुंचाने के लिए। मेरा ये सवाल है कि लोग महापरिनिर्वाण दिवस पर, महात्मा ज्योतिबा फुले के महापरिनिर्वाण दिवस पर मुबारक दे रहे हैं, जबकि आज के दिन उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा था। और जब किसी शख्स की मौत होती है, वो इस दुनिया को अलविदा कहता है, उस मौके पर मैंने कभी नहीं सुना कि कोई कभी किसी को मुबारक दे रहा हो। देखिए संसार जी, बात ये है कि आपका ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि किसी की डेथ एनिवर्सरी पर लोग शुभकामनाएं या मुबारकबाद शुभकामनाएं देते हैं एक दूसरे को, लेकिन ये नहीं है। हमारे समाज में लोग ये भी कर रहे हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि इस बात का निर्णय कबीर साहब ने अपनी वाणी में 600 साल पहले किया था। कबीर साहब का कथन है, जब हम आए जगत में
जग हंसा हम रोए, जी ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। जी तो ज्योतिबाई फूले महाराज जी ने अपने जीवन में वो कार्य किए जिससे सारा समाज जो था, उस समाज के लिए खासकर जो बहुजन दलित समाज है, उसके लिए जो उन्होंने कार्य किए वो हमेशा याद रखने के लिए हैं, और उनको खुशी प्रदान करने के लिए ही उन्होंने अपना सारा जीवन बलिदान किया इसी काम के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ, तो समझता हूँ कि ये कोई ज़्यादा खराब बात नहीं कर रहे वो लोगों को मुबारक देके, क्योंकि ऐसे समय ऐसे बुजुर्ग कभी कभी धरती पर आते हैं जी जो सबको खुश करने की कोशिश करते हैं। उसके जन्म और मरण का लोगों को कोई खास मतलब डिफरेंशिएट की बात नहीं है। उन्होंने काम किया, आज उनके काम का विश्लेषण करने के लिए ही लोग उनको उनके जन्मदिन पर, उनके इस पर महापरिनिर्वाण दिवस पर याद करते हैं। जी। एक सवाल ये रहता है कि महात्मा ज्योतिराव फूले जी को महात्मा कहा गया है, और एक तरफ गांधी जी को भी महात्मा कहा जाता है, ज्योतिराव फूले जी को महात्मा क्यों कहा गया, ये एक सवाल है। महात्मा ज्योतिबाई फूले का ने बहुत से सामाजिक काम किए, जिसमें जो एजुकेशन एक थी, और पर्टिकुलरली वुमेन एजुकेशन, उसका काम इनसे पहले शायद ही किसी ने किया था। जी। तो ये पहले थे जिन्होंने गर्ल्स एजुकेशन के लिए काम किया। तो इन सब बातों को, वो उस वक्त ब्रिटिश टाइम था, उस वक्त काम करने वाले की प्रशंसा भी की जाती थी, जो अच्छा काम करता था। तो इसलिए ये जो महात्मा कहने का उनको टाइटल है, ये उनको रिकॉग्नाइज्ड है। जी। एक भाई साहब थे विठल राव कृष्णा राव जी, ये बड़े वो अपने टाइम के बड़े सोशल वर्कर थे। इसने गवर्नमेंट की सैंक्शन से एक पूरा बहुत बड़ा मीटिंग बुला करके उसमें ये गवर्नमेंट के अप्रूव्ड जो था महात्मा का टाइटल, ये महात्मा ज्योतिबाई फूले को दिया था, जिस टाइटल के साथ उन्होंने इनको 200 रुपए के उस जमाने में अंग वस्त्र दिए थे जी, उस जमाने में। इनके अलावा ये जो हमारे दूसरे साथी हैं साहू जी महाराज जी, जो रिजर्वेशन के बानी माने जाते हैं इंडिया में, जिन्होंने 1902 में 50% रिजर्वेशन जो थी वो दी, ये देखकर कि एक पर्टिकुलर समाज जिसकी पॉपुलेशन 3.5% है, वो 98% सीटों पर बैठे हुए हैं, और दूसरों को स्कूल जाने का भी हक नहीं है। उन्होंने 50% रिजर्वेशन की थी, और उसके साथ उन्होंने अपना जो कुक था वो भी दलित समाज से रखा, और उन्होंने बाद में अपना जो चीफ सेक्रेटरी बनाया वो भी दलित समाज से था। बाद में वो मिनिस्टर बना और उसने बहुत काम किए। इसी तरह से जो बड़ौदा के राजा थे, हाँ ये बात बीच में रह गई, उन्होंने जो महात्मा ज्योतिबाई फूले हैं, फूले जी को उन्होंने भी इनको अवार्ड दिया था। तो नाम आ जाता है, या तो मैं आपको बताता हूँ। बड़ौदा के राजा जो था उसने इनको, वो टी वेशिंगटन एक यूएसए में हुए हैं, बहुत स्कॉलर हैं, उन्होंने बहुत काम किया। जो टी वाशिंगटन ऑफ महाराष्ट्र का खिताब इनको दिया था, ऑफिशियली भेज करके उसके साथ अपना लेटर भेजा था। तो इनके साथ महात्मा गांधी जो थे, वो ज्योतिबाई फूले जी को असल महात्मा कहते थे, ट्रू महात्मा, महात्मा ज्योतिबाई फूले जी को। तो इसी तरह से डॉक्टर अम्बेडकर वर्ल्ड के रिनोन्ड जो स्कॉलर थे, उन्होंने ज्योतिबाई फूले जी को अपना गुरु माना है जी।
उन्होंने अपने 3 गुरु माने हैं, महात्मा गौतम बुद्ध, कबीर साहब और महात्मा ज्योतिबा फुले जी। उन्होंने अपनी एक किताब की इनको डेडिकेट की थी, तो शायद दी शूद्रा जो है जी बाबा साहब की जी। तो इसी तरह से ये जो लोग हैं इन्होंने उसने साहू जी महाराज ने मार्टिन लूथर किंग जी ऑफ महाराष्ट्र की उपाधि दी थी महात्मा ज्योतिबा फुले को ऑफिशियली जी। तो ये ऐसा उनके काम से ये सब लोग प्रसन्न थे। ये मानते हैं आपकी लोग ये कहते हैं कि महात्मा की उपाधि गांधी जी के पास थी क्या? जिस तरीके से महात्मा ज्योतिराव फूले जो थे उन्हें महात्मा की उपाधि मिली थी, क्या गांधी के पास ऐसी कोई उपाधि थी? देखिए महात्मा गांधी जो थे वो अपने तर्ज के अपने समय के बहुत बड़े लीडर थे जी। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। उसमें डाउट जो है दलित समाज के साथ डाउट आता है, बाबा साहब के साथ इख्तलाफ रहे, लेकिन क्योंकि उनका ये पॉलिटिकल जो काम था उस पर इख्तलाफ थे, जाति तौर पर उनके भी इख्तलाफ नहीं थे जी। तो अब ये है कि महात्मा जो रिपोर्टें आई हैं उसके मुताबिक कोई शायद आरटीआई ने एक बार डाला था अपना कि महात्मा ज्योतिबा गांधी जी की जो महात्मा की डिग्री है कब मिली, किसने दी, तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। होम मिनिस्टर ने कहा कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये उस समय के जो लोग थे उन्होंने उनको कहा है और वो महात्मा के नाम से जाने जाते हैं जी। मेरा अगला सवाल अशोक बसोत्रा जी से रहेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि महात्मा ज्योतिराव फूले जिस तरीके का संघर्ष कर रहे थे, उनके इतने बड़े संघर्ष के बाद आज भी महात्मा ज्योतिराव फूले को कुछ लोग जानते हैं, किसी हद तक सीमित है उनकी पहचान। इसका कारण क्या मान रहे हैं आप? देखिए हमारे जो महामानव हुए उनमें महात्मा ज्योतिराव फुले मॉडर्न इंडिया में कहते हैं 1818 के बाद जो इंडस्ट्रियल एरा स्टार्ट हुआ जी, मॉडर्न इंडिया में ज्योतिराव फुले सबसे बड़े महानायक के रूप में उभरे जी, जिन्होंने हमारे मूल निवासी बहुजनों की समस्या को सही परिप्रेक्ष्य में समझा। उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि हमारी गुलामी का, पिछड़ेपन का, हम पे होने वाले अत्याचार का मूल कारण क्या है जी। और मूल निवासी शब्द भी सबसे पहले उन्होंने ही हम सब लोगों के लिए इस्तेमाल किया जब उन्होंने इतिहास को स्टडी किया और पाया। महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था 1827 में जी। 1890 में उनका परिनिर्वाण जी। 11 अप्रैल का उनका जन्म है और 28 नवंबर का उनका महापरिनिर्वाण जी जी। इस पूरे पीरियड में जो रेवोल्यूशन उन्होंने लाया जी, उसमें सबसे बड़ी बात जो उनकी है वो ये है कि लेडीज इग्नोर्ड थी, एजुकेशन नहीं देते थे उनको, तो लेडीज के एजुकेशन के लिए उन्होंने काम किया। विधवा हो जाने के बाद उनके साथ जानवरों से बदतर ट्रीटमेंट होता था, उनके लिए आश्रम खोले, रीमैरिज का प्रावधान किया, SC ST को छुआ नहीं जाता था और स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलती थी, पढ़ाई से दूर रखा गया था, उनके लिए उन्होंने अलग से स्कूल खोले। तो 1848 के बाद उनका एक रेवोल्यूशनरी एरा है और 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज बना के और भी अग्रेसिव तरीके से अपने मिशन को चलाया। उनका काम इतना महान है कि बाबा साहेब जैसे विश्वविख्यात विश्व गुरु उन्हें अपना गुरु मानते हैं। सिंबल ऑफ नॉलेज जो है वो उन्हें गुरु मानते हैं जी। बाबा साहब ने 3 ही लोगों को अपना गुरु माना, अभी मूसा जी जैसे बता रहे थे जी, तथागत गौतम बुद्ध, कबीर साहब और महामानव ज्योतिबा फुले जी। जिस विश्व रत्न ने अपना गुरु महामानव ज्योतिबा फुले को माना हो तो उनकी हस्ती का, उनका स्टेचर अगर हम समझना चाहें तो इमेजिनेशन चाहिए, बहुत बड़ा स्टेचर होगा जी। आपका सवाल था कि लोग उनको जानते क्यों? भारत के एजुकेशन सिस्टम पे ब्राह्मणों का, मनुवादियों का शुरू से ही कब्जा रहा और 1947 के बाद भी सिलेबस तय करने में इनकी बड़ी भूमिका अब तक रही है। आज 2023 तक भी स्कूलिंग से लेके हायर सेकेंडरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक का सिलेबस यही लोग तय कर रहे हैं। आज भी बाबा साहब को नहीं पढ़ने देते हैं जी। बाबा साहब की किताबें आज भी कहीं सिलेबस में नहीं मिलेंगी। अब कुछ स्टेट्स ने शुरू की है मगर अभी तक नहीं मिल रही। और फुले साहब की किताबें तो इतनी खतरनाक है, मुझे लगता है अगर ये मनुवादी सिस्टम चलता रहा तो कभी भी लागू नहीं होंगी।
कभी कोई पढ़ नहीं पाएगा इनके बारे में। हाँ, व्यवस्था बदलेगी, हम हुक्मरान बनेंगे, तो फुले साहब की एक एक किताब अंगार है, रेवोल्यूशन की आग है। जैसे उनकी एक किताब है गुलामगिरी जी, आम जनमानस तो पढ़ के बेहोश हो जाएगा, इतनी खतरनाक किताब है। जी, किसान का कोड़ा, महामना ज्योतिबा फुले, बहुत सारी किताबें हैं। 18 है, 18 किताबें हैं। 18 फिर उन्होंने 2 नाटक लिखे, नुक्कड़ नाटक, जिनको पवाड़ा बोलते हैं महाराष्ट्र में। दोनों शिवाजी महाराज पे लिखे हैं। शिवाजी महाराज के इतिहास को खोद कर जमीन पर लाकर पूरे महाराष्ट्र में फैलाना और उनकी महानता को लोगों को बताना, ये इतना बड़ा काम भी महामना ज्योतिबा फुले ने किया। महिषासुर जैसे लोगों को सामने लेकर। मगर ये सारी चीजें पूरे भारत में लोगों तक नहीं पहुंची, सिलेबस में थी नहीं, तो लोग उनको नहीं जानते जी। अखबारों में नहीं थी, लोग उनको नहीं पहचानते, और जब टीवी आया उस पर भी उन्हें नहीं दिखाया जाता, तो नहीं पता चला। अब अगर आप लोकसभा के चैनल देखें या बाकी चैनल देखें, तो उनमें लगातार जब महामानवों की बात होती है, तो राष्ट्रपिता महामना ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी, हमारी दादी माँ या हमारी माँ क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले, उनके बारे में अब लगातार प्रोग्राम आते हैं। वो पहली महिला थी जिनको ज्योतिराव फुले जी ने पढ़ाया, टीचर ट्रेनिंग कोर्स करवाया, टेस्ट क्वालिफाई करवाया, फिर स्कूल खुलवाया, फिर उनके माध्यम से महिलाओं के स्कूल खोले। उनके स्कूल खोलने के 1 साल बाद ब्राह्मणों ने उनके काउंटर में कलकत्ता में महिलाओं का पहला स्कूल खोला। उनके 1 साल बाद, वो अब यूनिवर्सिटी है। तो महामना ज्योतिबा फुले बहुत बड़ी एक हस्ती हैं। बिल्कुल सही जो टाइटल अभी खोसा साहब बता रहे थे, महात्मा का, मार्टिन लूथर किंग का, या एक और एक उदाहरण दे रहे थे, वो सारे उदाहरण उनसे कहीं बड़ी हस्ती है मेरी नजर में महामना ज्योतिबा फुले हैं। मगर उनको लोगों तक ना पहुंचने देने के लिए ब्राह्मणों ने बड़े बड़े षड्यंत्र रचे, और सबसे बड़ा षड्यंत्र था, उन्हें किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की किताब में कहीं कोई जगह नहीं दी। सोशियोलॉजी अगर स्टडी करनी हो जी, तो इससे बड़ा कैरेक्टर क्या हो सकता है? आप हैरान होंगे, भारत की सोशियोलॉजी में भी महामना ज्योतिबा फुले जी को उन्होंने जगह दी थी। यही वजह है कि लोग उनको नहीं जानते थे। फिर बामसेफ एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने घर घर बाबा साहब को, फुले साहब को, पैरियर साहब को और महामानवों को पहुंचाया, तो उनके माध्यम से जम्मू कश्मीर तक भी ज्योतिबा फुले पहुंचे। अब मेरा ऐसा मानना है कि मूल निवासी बहुजनों का ज्यादा नहीं तो आधे से ज्यादा हिस्सा, 50% से ज्यादा लोग अब उन्हें जानते और मानते हैं, और हमारे विरोधी भी उन्हें अच्छी तरह से स्टडी कर रहे हैं ताकि वो काउंटर कर सकें। मगर ये वो आग है जो भड़क चुकी है, अब काउंटर नहीं। आपको लग रहा है कि जैसे जैसे बाबा साहेब के लिखे हुए लेखों को, उनकी लिखी हुई किताबों को, उनकी हिस्ट्री को छुपाने का प्रयास किया गया, फुले दंपति के इतिहास को छुपाने का प्रयास किया गया, वैसे ही ये आग भड़क रही है और ये निकल के बाहर आ रहे हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर बाबा साहेब की मूर्ति जो है वो लगाई गई है। देश की राष्ट्रपति जो हैं उन्होंने वहाँ पर जाकर के उस मूर्ति के आगे प्रणाम भी किया है, और कोई भी जब अब कोई जज जाएगा तो बाबा साहेब के सामने से होकर के जाएगा। देखिए, हमारे एक बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने बाबा साहब को घर घर पहुंचाने का एक बीड़ा उठाया था। बामसेफ के सूत्रधार थे यशकाई डी.के. खापड़े जी। हाँ जी। मुझे उनकी एक बात याद आती है। उन्होंने कहा था, हम भारत के सामाजिक और राजनीतिक ये जो प्लेटफॉर्म है इसका वो हाल कर देंगे कि कोई भी व्यक्ति हमारे महामानवों को इग्नोर नहीं कर पाएगा जी। अंबेडकर और अंबेडकरिज्म को ये कहीं भी इग्नोर नहीं कर पाएंगे। इनके पास 2 ही ऑप्शन होंगे, या तो ये उसे मान लें और अपना लें, या फिर उससे डरते रहें और घबरा के नुक्कड़ में बैठे रहें जी। अब इन्होंने देख लिया कि इससे बचा नहीं जा सकता। पार्लियामेंट में भी लगाना पड़ता है, अब सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी लगाना पड़ा। आने वाले वक्त में अगर कोई महामानव एक बहुत बड़ी हस्ती के रूप में मूर्तियों में भी अगर मिलेगा, जैसे हम बुद्ध को हर जगह देखते हैं, तो मुझे लगता है हमारे महामानव भी मिलेंगे जिनमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी मेन है। अभी 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे पे जी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी, लॉ मिनिस्टर भी वहीं थे, और हमारी राष्ट्रपति जी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने अनावरण किया है 7 फुट ऊंची मूर्ति का। तो ये इस बात का पूरा सबूत है कि अब बाबा साहब के बगैर किसी की भी ना तो दाल गलेगी ना ही चाल चलेगी। बाबा साहब के आगे से गुजरना ही होगा हर एक को, अब तो ये मजबूरी रहेगी। मेरा आखिरी सवाल आपसे है, फिर मैं फोंसा साहब पे आऊंगा।
जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के बाहर भी बाबा साहेब की प्रतिमा का होना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि न्याय व्यवस्था अगर सही ढंग से चलानी है तो वहाँ पर किसकी प्रतिमा होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और आप क्या इस पर कोई कदम उठाने वाले हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी संभव नहीं है संसार जी। कुछ चीजें सच हैं तो उनको एक्सेप्ट भी करना होगा। हाँ। हमारे यहाँ बार एसोसिएशन में जिन लोगों का दबदबा है वो मनुवादी भी हैं, ब्राह्मणवादी भी हैं। हमारे यहाँ नॉन ब्राह्मण तो अभी तक प्रेसिडेंट नहीं बन सकता जी। तो उदाहरण तो मैं देना नहीं चाहूंगा, बहुत सारे लोग थे हमारे जो ट्राई कर चुके हैं। अभी हमारे एक बड़े बुजुर्ग साथी बहु बचनलाल कलगोत्रा जी भी एक बार इलेक्शन लड़े थे और उनके मुकाबले का स्टालवर्ड एडवोकेट या इतना जुझारू वक्ता अधिवक्ता शायद ही कोई जम्मू कश्मीर में हो जी, मगर उसे भी ब्राह्मणवादियों ने हरा दिया। तो अभी SC ST OBC का नंबर तो 60-65% हो चुका है मगर वो अभी यूनाइटेड नहीं है, मुनज़्ज़म नहीं है। तो मुझे ये संभव नहीं लगता। और चूंकि बेंच में भी जजेस ज्यादा तथाकथित ऊंची जाति से ही आते हैं जी, तो वो भी शायद ही कभी बर्दाश्त करें कि बाबा साहब की मूर्ति यहाँ लगे। लेकिन हाँ, जैसा मैंने आपको कहा, नंबर इतना बढ़ता जा रहा है वकीलों का और आने वाले समय में हम जजों पे कुर्सियों पे भी कब्जा करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है बड़ी जल्दी वो वक्त आएगा जब हम बैठ के ये फैसला करेंगे कि बाबा साहब की एक बहुत बड़ी, जितनी बड़ी सुप्रीम कोर्ट में लगी कम से कम 7 फुट की इतनी बड़ी, उतनी ही खूबसूरत, उतनी ही बढ़िया मूर्ति हम यहाँ भी लगवा सकें जी। और जो राजस्थान हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति है वो भी वहां से उठवा के वहां भी बाबा साहब की मूर्ति स्थापित कर सकें ताकि संविधान और न्याय का राज हो, मनु व्यवस्था ध्वस्त हो जी, इस पे काम हो जी। सवाल ये है कि 67 ईयर हो गए, उसके बाद बाबा साहेब देश के पहले कानून मंत्री जो थे, लॉ मिनिस्टर जो थे, उनकी मूर्ति जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगी है। अब यहाँ से लग रहा है कि बदलाव हो रहा है। फुंसा साहब, हमारे बुजुर्गों को, हमारे परिवार के अंदर जो बुजुर्ग हैं उन्हें चर्चा करनी चाहिए, हमारे महापुरुषों पर उन्हें चर्चा करनी चाहिए, हमारे महापुरुषों की आने वाली पीढ़ियों को बताना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, चर्चाएं कुछ और हो रही हैं। इसका कारण क्या मानते हैं? देखिए, हमारे जितने बुजुर्ग हुए हैं जी, वैसे तो ये कहना, जब बुजुर्ग है तो वो सारे अपने ही थे जी, लेकिन जो दलित मूल निवासी समाज से जो बुजुर्ग हुए हैं, हाँ जी, आप एक भी शायद ना ढूंढ पाए जिसने जनरल सब लोगों के लिए काम नहीं किया हो। जी जी, सबके लिए काम किया जी। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सबके लिए, कोई गरीब है, अमीर है, बड़ा है, छोटा है, कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स बाय जी। यहाँ तक कि हमारे एक बुजुर्ग ने ये कहा है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन उसकी भी प्रोटेक्शन करता है जो उसको अपोज करता है। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बात कही जी रिसेंटली। ये जो बात है जी। दूसरा ये है कि महात्मा ज्योतिबाई फुले के बारे में आज हम बात कर रहे थे जी। जिस वक्त तिलक जी महाराज, तिलक जी बाल गंगाधर तिलक, उनकी अखबार बड़ी पुरानी थी, केसरी जी, उसमें लेख लिखा और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको अरेस्ट कर लिया। महात्मा ज्योतिबाई फुले उस वक्त वो थे जिन्होंने जाकर के उनकी जमानत दी और उनको वहां से छुड़ाया। बेशक उनके लिखने में एक दूसरे के बरखिलाफ था लेकिन निजी तौर पर वो एक दूसरे के बरखिलाफ नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में आप देखते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर जी के साथ ब्राह्मणों ने भी साथ दिया। जो मनुस्मृति उस वक्त 1925 में जलाई थी, उसको जलाने वाला एक्चुअली जो था वो सहस्त्र बुद्धि ब्राह्मण था। इसलिए हमारे बुजुर्ग जो हैं, आप कबीर साहब को पढ़ लीजिए, गुरु रविदास जी को पढ़ लीजिए, बाकी उसको नामदेव जी को पढ़ लीजिए, जिनको भी पढ़िए, उन्होंने सब लोगों के लिए एक जैसा संदेश दिया है, मानवता का संदेश दिया है। क्योंकि जब उनकी सारी थ्योरी ये है कि जो कबीर साहब की, बाबे नानक की थ्योरी है कि जो भगवान नाम का जो पावर है वो सब में है। ये जो इंसानी शरीर है असल में यही भगवान का मंदिर है। ईंटों पत्थरों के
वो जो मकान बने हैं वो भगवान के मंदिर नहीं हो सकते, ये कबीर साहब ने भी कहा है। अच्छा, बाकी ये इसमें ये है कि ये मूर्खता की, अनपढ़ता की बात है कि हम बुजुर्गों का एक दूसरे के नाम पर वो उनको नीचा दिखाते हैं, लेकिन बुजुर्ग ऐसा नहीं करते हैं, एक ने भी नहीं किया जी। वह सिवाय के जो दूसरे समाज से आते हैं उनका शायद ही कोई कॉमन काम जो है वो जिसमें दलित समाज इंक्लूडेड हो, जैसे शायद ही हो। हाँ, कुछ लोग थे जैसे राजा राममोहन राय था जी, उनका काम जो था उस जैसे ये थे अपने आर्य समाज के वानी जो था, उन्होंने भी कम से कम अगर और ज्यादा नहीं तो एजुकेशन तक और खाना क्या था खाने के लिए के बारे में ये बंदिशें रिमूव की थी। अब आप जर्नलिज्म में काम करते हैं जी, तो मैं ये आपको बताऊं कि महात्मा ज्योतिबाई फूले के दोस्त ने, उनके साथी जो था जिस पर महात्मा ज्योतिबाई फूले के सारा संदेश जाता था, वो उस जमाने में मैगजीन जो थी जी, उसका नाम भी मैं आपको बताऊंगा, उसका नाम था दीन बंधु जी, वो बनाई थी। और वुमेन जर्नलिस्ट भी पहली इंडिया में वो उसी पेपर की बनी थी। उसी ने इस पेपर की दलित उनका नाम था, यहाँ मैंने कहीं लिखा था उनका नाम, तो तन्नूभाई जी, बिरजी, तन्नूभाई बिरजी ये दलित समाज से पहली वुमेन जो थी वो जर्नलिस्ट थी। बाबा साहब ने 1920 में पहला मूक नायक चलाया, तो उससे भी पहले जो है वो हमारे बुजुर्ग जो थे वो काफी जो थे वो अपने छोटे छोटे पेपर निकालते थे। जो दूसरी बात है कि फाइनेंस की वजह से कोई साल चला, कोई 6 महीने चला, कोई 8 महीने चला, लेकिन वो काफी एक डिटेल में है, इसलिए आपको घबराना नहीं चाहिए, आपको अपने काम पर फोकस करना। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। इंजीनियर हेमराय फोंसा जी थे आज के हमारे मुख्य गेस्ट, और सीनियर एडवोकेट अशोक बसोत्रा जी थे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। आप दोनों शख्सियतों का, ये वो शख्सियतें हैं जो बहुजन समाज के लिए काम कर रही हैं। आप अंदाजा लगाइए कि 133 वर्ष के बाद आज फिर से चर्चा हो रही है उस महामानव की, ज्योतिबा फूले, जो महात्मा ज्योतिबा फूले जो हमारे हैं, उनकी चर्चाएं हो रही हैं, बाबा साहेब की चर्चाएं हो रही हैं। यहाँ से पता चल रहा है कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है। बिना शिक्षा के हालात क्या हो गए थे वो 133 साल के पहले के इतिहास में देख लीजिए कि अगर महामानव ज्योतिबा फूले ना होते, अगर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ना होते, अगर हमारे बहुजन समाज के वो महापुरुष, वो महामानव ना होते जिन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई में आप अंदाज़ा लगाइए कि किसी भी दूसरे समाज को नुकसान करने की बात कभी भी नहीं कही। उन्होंने कोई भी नीति बनाई वो हर समाज के लिए बनाई, सिर्फ अपने समाज के लिए नहीं बनाई। हालांकि उनके ऊपर किस प्रकार के अत्याचार हुए, क्या उत्पीड़न सहा, ये सब आप जानते हैं। और इस सब पर चर्चा करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे महापुरुषों की, बहुजन नायकों की हिस्ट्री आप तक पहुंच सके। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, चैनल को लाइक किया करें, ताकि हम इसी प्रकार खबरें आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें।